द चिमनी स्वीपर पोएम एक बहुत ही फेमस पोएम है, विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया। और ये सेम टाइटल का दोनों वर्जन का पोएम अवेलेबल है। विलियम ब्लेक का दोनों बहुत ही फेमस पोएट्री कलेक्शन था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो उन्होंने 1789 में पब्लिश किया था, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो उन्होंने 1794 में पब्लिश किया था। तो ये दोनों ही पब्लिकेशन में एक एक करके पोएम था जिसका नाम था द चिमनी स्वीपर। तो आज हम लोग जो चिमनी स्वीपर को लेके डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला द चिमनी स्वीपर पोएम। ठीक है, इसका ठीक सेम टाइटल का और सेम टॉपिक का एक दूसरा पोएम आपको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी मिल जाएगा, उसका भी टॉपिक यही चिमनी स्वीपर है। हालांकि उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में दर्शाया गया है, थोड़ा उसमें होप, रीजनरेशन, ये सब पॉजिटिव चीज़ें डाल करके दिखाया गया है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला चिमनी स्वीपर है इसमें सही मायने में जो रियलिटी है, जो दुर्दशा है चिमनी स्वीपर का, ठीक है, जो चाइल्डहुड का करप्शन है, जो एक तरीके से मृत्यु की तरफ धकेल दिया जाता है निष्पाप बच्चों को, उसका दर्दनाक कहानी बयां किया गया है। ओके, अब चिमनी स्वीपर पोएम पढ़ने से पहले चिमनी स्वीपर के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जान के रखना बहुत ज़रूरी है। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ठीक है, 1666 में एक बहुत ही बड़ा अग्निकांड हुआ था लंदन शहर में। ठीक है, उसका बाद से क्या हुआ ना कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया गया, अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया गया कि जो चिमनीज होता है ना, जो आपका मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास या रिच अपर क्लास एरिस्टोक्रेसी, ये लोग जो बड़ा बड़ा महल या बंगला रहता था उसमें बहुत ऊंचा ऊंचा चिमनी रहता था, ठीक है ना, आपका धुआं पास होने के लिए। फिर काफ़ी सारा फैक्ट्रीज में भी, क्योंकि ब्लेक जिस टाइम में लिख रहे थे दैट वाज द, एकदम अगर सही मायने में बोला जाए तो द बूम फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एकदम पीक पीरियड वो था। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप देखिए वहाँ पे फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन, वर्कर्स, ठीक है, बहुत सारा ऐसा दिखता था। और इसी चीज़ को लेके ब्लेक काफ़ी क्रिटिकल थे। ठीक है, उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म, आपका उनका बहुत फेमस पोएम है द लंदन, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया हुआ है, और यहाँ पे तो बहुत ही और डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता था कि वो जो चिमनी पहले होता था उसको, है ना, छोटा कर दिया गया। मतलब हाइट छोटा नहीं, उसका जो गर्थ है ना, जो चौड़ाई है, उसको छोटा कर दिया गया, उसको और भी नैरो कर दिया गया चिमनी को। उसका जो एंगुलर स्ट्रेन है, जो जितना एंगल में वो पहले रहता है, एंगल को भी थोड़ा नैरो डाउन कर दिया। इस वजह से हुआ क्या कि पहले फिर भी तो चिमनी थोड़ा सा चौड़ा रहता था, उसमें नॉर्मल अडल्ट आदमी, ग्रोन अप आदमी जाके उसका अंदर जा करके उसको साफ वाफ कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये नया रूल का तहत उसको इतना ज़्यादा संकीर्ण कर दिया गया, नैरो कर दिया गया, छोटा कर दिया गया कि बस एक बच्चे के लिए ही पॉसिबल था उतना छोटा चिमनी का अंदर घुस करके साफ करना। और इसीलिए बच्चों को कुछ पैसों, यहाँ तक पैसा भी नहीं दिया जाता था, ठीक है, बच्चों को ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में लाया जाता था। वो लोग को चिमनी स्वीपर या चिमनी स्वीप कहा जाता था। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक मास्टर स्वीप हैंडल करता था। मतलब एक आपका क्या कहा जाए, एक वयस्क या एक एडल्ट आदमी था जो आपका लीडर किस्म का था। ठीक है, वो गैंग चलाता था, ये पूरा एक आपका ग्रुप मेंटेन करता था जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो बच्चों को लाता था, एकदम बेचारा गरीब बच्चों को, ठीक है, फ्रॉम द लोअर रंग्स ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जाहिर सा बात है अब इतना रिस्क वाला काम और इतना घटिया काम कोई अमीर ज़्यादा का बच्चे तो करेगा नहीं, कोई मिडिल, हायर मिडिल क्लास, कोई रिच क्लास, कोई एरिस्टोक्रेसी का, तो अपने बच्चों को इतना रिस्क में डालेंगे नहीं। तो वहीं बलिदान हमेशा सोसाइटी का, मतलब जो एडवांसमेंट होता है उसका सेक्रीफाइस किसको देना पड़ता है, वहीं द लेस प्रिविलेज सेक्शन को, है ना, द लोअर रंग्स ऑफ द सोसाइटी को, द पुअर को। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ था। ठीक है, तो जो भी गरीब बच्चे थे, जो भी वर्किंग क्लास वाले बच्चे थे, ठीक है, उनको उनका मतलब पॉवर्टी का एक्सप्लॉयटेशन करके, उनका पॉवर्टी का सुजोग उठा करके क्या किया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, उनको एक तरीके से दे दिया जाता था वो मास्टर स्वीप को, वो एडल्ट मैन को। वो क्या करता था, ऐसे हर जगह से ऐसे बच्चे कलेक्ट करता था, एक ग्रुप बनाता था और ये लोग को नियोजित करता था चिमनी सफाई का काम में। और इसके बदले लोग को क्या मिलता था, इसके बदले लोग को मिलता था बस कैसे भी करके गुजारा करने लायक दो वक्त का थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा खाने लायक कुछ, और बस एक रहने वाला घर। और रहने वाला घर भी बहुत कुछ बढ़िया वाला घर नहीं, उसमें भी एकदम बहुत सारा एकदम क्राउडेड फील होकर के रहता था। ठीक है, एकदम जानवर जैसे एक साथ रहा जाता था। खाना भी बहुत कुछ बढ़िया नहीं दिया जाता, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब का तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो इतना अनहेल्दी, एक नंबर तो इतना अनहेल्दी परिवेश में रहना, ठीक से खाना नहीं मिलना, कुपोषण मिलना। ठीक है, और दूसरा बात है कि चिमनी स्वीपिंग कितना डेंजरस काम है। आप समझिए कि पूरा उतना बड़ा चिमनी अंदर से पूरा सूट से भरा हुआ, धुआं से भरा हुआ, ठीक है, और वो कार्सिनोजेनिक मटेरियल था। वहां पे उससे आप ज़्यादा देर आप रहेंगे तो सिर्फ आपका आंख जलेगा,
मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, लंग्स प्रॉब्लम होगा या स्किन प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं, आपको कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर होता भी था बहुत सारे बच्चों को चिमनी स्वीपर को, उससे उन लोगों को मौत भी होता था। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चिमनी स्वीपर कोई हेल्थ से कम नहीं था, जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता था, उनका खुशी छीन लेता था, उनका जिंदगी भी लिटरली उनका जिंदगी छीन लेता था। और कुछ बच्चे जो मतलब भाग करके बच भी जाते थे वो विकलांग हो जाते थे, डिजीज्ड हो जाते थे, मतलब उनका पूरा जिंदगी बर्बाद तहस नहस होकर के रह जाता था। तो इसको हालांकि 1875 में ये जो लॉ था चिमनी स्वीपर को काम में लगाने वाला लॉ, इसको अबॉलिश किया गया, लेकिन तब तक आप सोचिए 1666 से लेके 1875 लगभग 200 साल से भी ज्यादा तक ये बहुत ही घिनौना और एकदम नरसंहारी प्रथा ये चला था। तो यही चिमनी स्वीपिंग का जो ट्रेडिशन था, इसी को क्रिटिसाइज करके जो विलियम ब्लेक है ना, वो अपना ये एक्सपीरियंस सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला चिमनी स्वीपर उन्होंने लिखा है। और इसका हर एक लाइन में उनका जो रिबेलियन है इस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का प्रति, इस निर्दय समाज का प्रति, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन का प्रति भी, कि चर्च क्लर्जी ये सब का दायित्व होता है कि समाज को सही दिशा में लेके जाना, कोई गलती अगर हो रहा तो उसको सुधारना। तो वो लोग ये चिमनी स्वीपर ये वाला गलती को सुधारने के जगह वो लोग भी इनडायरेक्टली इसी के साथ में खड़े थे, इसको जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे थे, बस अपना सर बचाने के लिए, अपना फायदा के लिए। ठीक है, तो सब कोई को यहाँ पे अपने निशाने में रखे हैं, किसने? विलियम ब्लेक ने। तो ये बहुत ही उनका पॉइंटेंट क्रिटिसिज्म है। तो आइए अब एक एक करके लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ लिटिल ब्लैक थिंग, सबसे पहले पहला स्टैंजा में आते हैं। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो। ओके, तो एक छोटा सा काला सा चीज किसमें है? स्नो में है। ठीक है ना? स्नो कैसा है? स्नो बहुत ही वाइट है। ठीक है, और वो स्नो में जो काला सा चीज है वो क्या है? वो क्योंकि वो काला है तो सफेद चीज भी काला है, बहुत हाईलाइटिंग हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ये आप एक मेटाफोरिकल सेंस में ये समझ सकते हैं कि स्नो, द कलर व्हाइट, दिस इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ इनोसेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ पीस, राइट? और जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर इज ऑब्वियसली अ वेरी डेफिनेट सिंबल ऑफ डार्कनेस, ईविल, ठीक है, मिस्ट्री, डेंजर, डेथ, ये सब का सिंबल होता है। तो यहीं से पहला लाइन से ही ये सेट कर दिया गया कि चारों तरफ देख के तो लग रहा है कि बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत पीसफुल सोसाइटी है, डेवलपिंग सोसाइटी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुंदर लाइफ है, लेकिन उसका बीच में एक काला धब्बा जैसा, एक डेंजर का साइन, एक डेथ का साइन, एक डेवास्टेशन का साइन, एक डिस्ट्रक्शन का साइन बन के कौन खड़ा है? वही एक छोटा सा काला सा चीज। अब ये छोटा सा काला सा चीज एक्चुअली है क्या? ये वो कर क्या रहा है? आइए समझते हैं। क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो। देखिए यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आया है। सबसे पहले यहाँ पे एलिटरेशन है, वीप वीप, व साउंड का रिपीटेशन हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे वीप वीप आपका हो गया एलिटरेशन। ठीक है, और ये एक तरीके से इसको हम लोग ओनोमेटोपिया भी कह सकते हैं। क्यों ओनोमेटोपिया कह सकते हैं? क्योंकि ये जो वीप वीप साउंड है ना, ये एक मतलब जो वर्ड है, ये एक्चुअली जो रोने का आवाज है, जो सिसक सिसक के रोने का आवाज है, उसी को इमिटेट करता है, तो इसलिए इसको ओनोमेटोपिया भी कहा जा सकता है। ओके, तो वो जो छोटा सा काला सा चीज है ना, वो छोटा सा काला सा चीज क्या कर रहा है? वो वीप वीप करके रो रहा है। कैसे रो रहा है? इन नोट्स ऑफ वो। वो यानी कि आपका सौरो, वो यानी कि आपका दुख। ठीक है, तो अपना दुख का संगीत में, दुख का रागिनी में, दुख का सुर में वो क्या क्या कर रहा है? सिसक सिसक के रो रहा है। अब हम लोग को समझ में आता है कि कोई चीज तो कभी रो नहीं सकता, जरूर मतलब अगर कोई रो रहा है तो ये कोई जीवित है। दिस इज अ लिविंग बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज एक्चुअली अ ह्यूमन बेबी। एक ये इंसान है, एक ये बच्चा है, दिस इज अ चाइल्ड। अब आप कटाक्ष समझिए, अब आप इसका मतलब आयरनी समझिए। तब अगर ये बच्चा है तो इसको लिटिल ब्लैक चाइल्ड नहीं बोल करके लिटिल ब्लैक थिंग क्यों बोला गया? इसके जरिए ब्लेक समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि वो है इंसान, हालांकि वो एक बच्चा है, एक खूबसूरत निष्पाप बच्चा है, लेकिन जो सोसाइटी है ना, वो उसको जिंदा इंसान का दर्जा देता ही नहीं है। वो उसको कैसे ट्रीट करता है? जैसे ये कोई प्रोडक्ट हो, जैसे ये कोई निर्जीव सामान हो जिसको जैसे चाहे वैसे यूज किया जा सकता है। तो द मेंशन ऑफ द वेरी वर्ड थिंग इज क्रिएटिंग अ डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट, अ डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट। और यही ब्लेक चाहते हैं कि समझाना
कि भले ही वो एक्चुअली इंसान पैदा हुआ है, लेकिन उसको इंसान कोई ट्रीट नहीं कर रहा, उसको एकदम जानवर जैसा, एकदम निर्जीव चीज़ जैसा ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो दुख से रो रहा है बेचारा। ठीक है, अच्छा यहाँ ब्लैक का एक आप और मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो स्नो है ना, वाइट, ये एक तरीके से कंशाइंस, जो सोशल कंशाइंस है, जो समाज को विवेक है, उसको समझा रहा है। और ये जो लिटिल ब्लैक थिंग, एक हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे पूरा इसका मतलब पूरा सफ़ेद दामन में एक काला सा धब्बा, मतलब क्या कि पूरा इसका सारा चीज़ बढ़िया है, बस एक चीज़ की वजह से पूरा कलंकित हो गया। तो ठीक वैसे ही जो सोशल कॉन्शाइंस है, जो समाज का विवेक है, उसमें एक सबसे बड़ा काला धब्बा, सबसे बड़ा कलंक है कि इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना मॉडर्न, इतना आपका स्ट्रक्चर्ड सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ होने का बावजूद कैसा ये सिटी लाइफ है जो एक बच्चे से अपना बचपन छीन लेता है, जो एक बच्चे को अपना सिक्योरिटी नहीं दे सकता। लानत है ऐसा सिटी लाइफ में। ओके, वेयर आर दाई फादर एंड मदर से, अब जो पोइम के स्पीकर है वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना, वो इस बच्चे से, बेचारा छोटा सा काला सा बच्चा, अच्छा अब काला सा बच्चा क्यों बोला, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मतलब कंप्लेक्शन काला है, ठीक है, एक्चुअली वो इतना सूट से लिपट गया है, वो इतना ज़्यादा धुआं से लिपट गया है, चिमनी साफ करते करते इतना उसका बदतर हालात हो गया कि वो पूरा काला हो गया है। ओके, उसका असली जो स्किन कलर है ना, वो छुप गया है, वो मिट गया है, वो पूरा काला, एकदम काला से ढक गया है। ओके, तो एक तरीके से ये भी समझाया जा सकता है कि ये उसको जो देख करके डेंजरस चीज़ लग रहा है, असली में वो उसका एक्चुअल डेंजर नहीं है, असल में तो वो बहुत निष्पाप है, बहुत ही मतलब एकदम आपका इनोसेंट है, ठीक है, बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही डिवाइन है। चाइल्डहुड इज लाइक आपका उसको तुलना किया जाता है डिविनिटी से, है ना। तो यहाँ पे डिवाइन, अंदर से डिवाइन होने के बावजूद बाहर से ये जो डेमोनिक लगना, बाहर से ये जो डेंजरस लगना, डेथली लगना, ठीक है ना, ये किस वजह से, ये सोसाइटी का वजह से, सोसाइटी का अत्याचार का वजह से। वेयर आर दाई फादर एंड मदर से, अब वो पूछ रहा है कि तुम्हारे माता और पिता कहाँ हैं, बताओ। दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे, तो वो दोनों कहाँ गए हैं, दोनों गए हैं चर्च में प्रे करने। देखिए एक और आपका कितना मतलब जो सोसाइटी का हार्श रियलिटी है या क्रूएल्टी है, या एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन का एक जो कंट्रास्ट है, ये सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ पैक्ड अप करके एक ही लाइन में समझा दिया गया। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। दे आर बोथ गॉन अप टू चर्च टू प्रे, मतलब वो दोनों ही चल गए हैं कहाँ करने, चर्च में गए हैं प्रे करने। अब आप एक बात बताइए कि आपका बच्चा, अब थोड़ा देर के लिए आप इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, कि आपका बच्चा एक चिमनी स्वीपर है, ठीक है, दिन भर वो एक चिमनी का अंदर, एक छोटा सा नैरो सा चिमनी के अंदर जहाँ सही से सांस नहीं लिया जा सकता, वहाँ पे वो साफ सफाई करके पूरा एकदम बेचारा विध्वस्त होके लौटा है। सही से उसको मतलब आँख में जलन हो रहा, उसको स्किन में जलन हो रहा, उसको सांस लेने में समस्या हो रहा, रो रहा है, उसको कोई साफ भी नहीं किया, उसका गाँव में मतलब शरीर में जितना भी उसका मैला लगा हुआ था, धूल जमा हुआ था, कोई इसको साफ भी नहीं किया। ये साफ साफ दिखाता है नेग्लिजेंस, हाउ नेग्लिजेंट अ पेरेंट कैन बी। ये ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकल है कि पेरेंट्स सबसे केयरफुल, सबसे मतलब आपका भरोसा का जगह होता है एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए एक माँ और एक पिता से अलावा इससे ज़्यादा बढ़ करके सेफ्टी वो सोच ही नहीं सकता। बट अब देखिए यहाँ पे उसको बेचारे को नेग्लिजेंस मिल रहा, सिर्फ अपना सोसाइटी से नहीं, अपना माँ बाप से भी। वो उसको कोई नहाने धुलाने वाला नहीं, उसको कोई दुलार करने वाला नहीं, उसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, उसको कोई अपना गोदी में लिटा के सुलाने वाला नहीं है कि बाबू सारा दिन तुम इतना आपके आओ, अब नहाओ खाओ चुप से सो आओ, कोई नहीं है। उसको अकेला छोड़ के दोनों कहाँ चले गए हैं, चर्च में प्रे करने। तो ये दिखाता है कितना मतलब इनडिफरेंट, ओके, कितना ज़्यादा आपका मतलब एक मतलब दिल लगी का बहुत कमी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कोई किसी और का बच्चा, यहाँ तक किसी और का भी बच्चा रहे तो भी आदमी इंसानियत के नाते भी थोड़ा तो उसका दिल में फीलिंग्स आता है। यहाँ पे अपने बच्चे होने के बावजूद कोई यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जैसे लग रहा है वो कोई एनमिटी हो, ठीक है, उसमें लव तो है ही नहीं, जैसे लग रहा है कि कोई घृणा भरा हुआ हो कि ठीक है छोड़ो, पढ़ रहा है पढ़ रहा है, रोए दो, हम लोग का क्या, चल गया है हम दोनों कहाँ, चर्च में प्रे करने। नंबर वन, एक तो ये फैमिली का तरफ से एक आपका गलती है, फैमिली की तरफ से एक फेलियर है, पेरेंट की तरफ से एक फेलियर है, इंडिविजुअल लेवल में एक फेलियर है। अब चलते हैं जो कम्युनिटी लेवल में जो फेलियर है, या जो सोशल फेलियर है, या सबसे बड़ा अगर चीज बोले तो रिलीजियस फेलियर जो है, चर्च में गए हैं प्रे करने। आप बताइए
चर्च में प्रे करने गए हैं, गॉड से प्रे करने गए, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करने गए हैं, क्या भगवान उनका प्रार्थना सुनेंगे? जो भगवान का ही एक और स्वरूप, गॉड का ही एक और स्वरूप, डिविनिटी का एक और चाइल्ड, तुम्हारा इनोसेंट चाइल्ड बेचारा, उसको, उसका प्रति तुम कोई कर्तव्य नहीं कर रहे, उसको मौत का मुंह पे ढकेल करके तुम लोग आए हो सिर्फ चर्च का सामने दो दो प्रेयर करने 2 घंटा। तो क्या उससे, क्या ये सही तरीका है गॉड को सेटिस्फाई करने का, या गॉड को प्रे करने का, या गॉड को गुहार लगाने का? नहीं है, नहीं है। अगर ये सही तरीका नहीं है तो चर्च क्यों यू अलाउ कर रहा है? चर्च यहां पे रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज रिलीजियन या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियन। तो जो धर्म का काम होता है, जो स्पिरिचुअलिटी का काम होता है, क्या होता है कि आदमी को गाइड करना, टू वर्क एज अ, टू सर्व एज अ गाइडेंस। ठीक है, आदमी को अंधेरे से रोशनी तक लेके आना, जिंदगी को सही से गाइड करना। लेकिन क्या चर्च जिंदगी को सही से गाइड कर रहा है? चर्च अगर चाहता तो बोल ही सकता कि नहीं, तुम लोग यहाँ पे आके प्रेयर करने के वजह तुम लोग जाओ, अपना बच्चे के साथ समय बिताओ, या बच्चे को भी लेकर के आओ, बच्चे के साथ समय बिताओ, उसको अच्छे से खुशी रखो, लेकर के आओ, सबको यहाँ पे मिलकर प्रे करना। ऐसे अकेले अकेले मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। वो चाहे तो समझा ही सकता है चर्च, लेकिन क्या चर्च समझा रहा है? नहीं समझा रहा। तो दिस इज बोथ द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, organized religion, and at the familial level, at the individual level, at the parental level. अब चलिए आगे का समझते हैं। Because I was happy upon the heath and smiled among the winter snow, they clothed me in the clothes of death and taught me to sing the notes of woe. देखिए, बेचारा बच्चा का दर्द यहाँ पे फूट फूट के बाहर निकल रहा है। आप पोएम को आप आंख बंद करके आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप मूवी के जैसा इमेजिन कीजिए कि आपका सामने वो, मतलब धूल से लथपथ, काला, थका हुआ बच्चा बेचारा के लिए रो रहा है, और आप उससे जाके ये मिल रहे हैं, और बच्चा आपको बोल रहा है। आपका आंख फूट के आंसू नहीं आया तो बताइएगा। ये इतना दर्द लेकर के ब्लेक इस पोएम को लिखे हैं। ओके, बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ। हीथ का मतलब क्या होता है? हीथ का मतलब होता है आपका मीडो या ओपन ग्रास लैंड। ठीक है, खुला हुआ घास जमीन, है ना। तो क्योंकि मैं हैप्पी था, मैं बहुत खुश था, कहाँ पे? घास जमीन में, ग्राउंड में, मीडो में, ग्रास लैंड में मैं बहुत खुश था। मैं हंसता था, खेलता था, दौड़ता था, नेचर के पास में था। ठीक है, नेचर के गोदी में मैं था। ओपननेस तब था, लव था, केयर था, ब्राइटनेस था, खुशी था, सब कुछ था, फ्रीडम था, सब कुछ था मेरे लाइफ में। मैं खुश था। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो। और जो आपका विंटर का जो स्नो है ना, उसी बीच में मैं क्या करता था? हंसता खिलखिलाता था। क्यों? तब ये स्नो मेरे लिए डेंजरस नहीं था, तब ये स्नो मुझे लाइफ गिविंग लगता था, तब ये स्नो मुझे क्या लगता था? तब ये स्नो मुझे हैप्पीनेस गिविंग लगता था। यहां पे आप कंट्रास्ट कीजिए, स्नो एकदम पहला लाइन का स्नो सोचिए, लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, और इसका आप देखिए कि विंटर स्नो। दोनों स्नो सेम है, लेकिन पहला स्नो जहां पे एक तरीके से एक आपका आयरनी पेश कर रहा है, एक फेलियर पेश कर रहा है, एक क्रिटिसिज्म पेश कर रहा है, वहीं ये दूसरा वाला स्नो, हालांकि है वो सेम ही चीज, वही स्नो है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है? यही स्नो, तब यही स्नो जो एक टाइम इस बच्चे को, यही बच्चा सेम है, यही स्नो सेम है, बस जब परिस्थिति सारा चीज के लिए दायी है, जब परिस्थिति सही था तब यही स्नो खुशी दिया है, इसी स्नो के साथ मिलके बच्चा खिलखिलाया है, खुशी था। ओके, देन दिस स्नो वाइट रियली मेंट सेक्रेड, रियली मेंट हैप्पी, रियली मेंट पीस। लेकिन आज ये जो स्नो है ना, ये बस एक काला धब्बा बन के रह गया है। इसका सफेदी का कोई मोल नहीं बचा, कोई वैल्यू नहीं बचा इसका। सैक्रिलेजियस ये बन चुका है। अब ये सैक्रेड नहीं है, अब ये सैक्रिलेजियस बन चुका है, ये ब्लास्फेमस बन चुका है, ये एंटी रिलीजियस, एंटी गॉड बन चुका है, ये डेमोनिक बन चुका है। क्यों? क्योंकि यही स्नो में आज ये बच्चा रो रहा है, कतरा कतरा करके रो रहा है। कोई उसको, एक उसका सिर के ऊपर हाथ रखने का भी कोई नहीं है। ठीक है, दे क्लोथ्ड मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो। इसीलिए उन्होंने मुझे क्या किया? दे, यानी अब यहाँ पे दे का गिरथ में बहुत कोई आ जा रहा। सबसे पहले आ जा रहा पेरेंट्स, फैमिली। फैमिली के लेवल में फेलियर है, ये हम लोग अभी लाइन में पढ़े कि दे आर बोथ गॉन अप टू चर्च टू प्रे। तो दे मतलब यहाँ पे आपका तीनों टारगेट यहाँ पे है। सबसे पहला टारगेट है फैमिली, पेरेंट्स। ठीक है, दूसरा टारगेट है कि सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, एज अ सोसाइटी का भी ये फेलियर है। कोई भी सभ्य समाज में, कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसा
बच्चों को बचपन छीन करके उनको मौत की तरफ धकेल करके ये जो चिमनी स्वीपिंग है ये कराना कोई स्वस्थ मानसिकता का लक्षण नहीं है, नहीं हो सकता है। ये बारबेरियज्म छोड़ के और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ असभ्य बर्बरता है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, तब सोसाइटी वाला फेलियर हो गया, सोसाइटी को दिखला रहा और किसको दिखा रहा है, किसको दर्शा रहा है, पेरेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे फेलियर दर्शा रहा। और जो सबसे ऊपर का लेवल है कि इंस्टीट्यूशनाइज्ड रिलीजियन, ठीक है, प्रातिष्ठानिक धर्म, ठीक है, उसका भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, उसका भी लेवल में ये दर्शा। तो यहाँ दे मतलब सब कोई आ जा रहा है, वो प्रीस्ट आ जा रहा है, वो चर्च आ जा रहा है, वो सोसाइटी वाले आ जा रहे हैं, वो रूल्स बनाने वाले आ जा रहे हैं, और वो फैमिली, वो परिवार वाले भी आ जा रहे हैं, जो सारे मिलके थोड़ा ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस बेचारे बच्चे की असहायता के लिए। ठीक है। दे क्लोथ्ड मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ, मृत्यु का कपड़ा उन्होंने मुझे पहना दिया। सब कोई मिलके मुझे मृत्यु का कपड़ा पहना दिए। और क्या किए? टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और मुझे गाना सिखाए। कैसा गाना? दुख का सुर मेरे जीवन में भर दिए। मैं जो पहले खिलखिलाता था, हंसता था, आनंद में था, खुशी में था, झूमता था, मैं स्नो में झूमता था, हीथ में घूमता था, कहाँ गया वो बचपन मेरा? नहीं सहन हुआ। अब देखिए, बिकॉज मतलब क्योंकि मैं खुश था, तो मेरा खुश मतलब क्या? मेरी खुशी इनसे देखी नहीं गई। मैं जो खुश था, मैं फ्री था, मैं अपना अनुसार सब चीज़ करता था, मैं खिलखिलाता, किसी से देखा नहीं गया। मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मैं तो अपना आराम से, मैं हीथ में घूमता था, अपना हिसाब से खेलता था, स्नो में मजा करता था। मैंने तो कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया। तो मेरा खुशी देख करके तुम लोग को इतना समस्या क्यों हो रहा है? क्यों इतना जल रहे हो? क्यों इतना गुस्सा? मैंने किया क्या है? जैसे बच्चा रो रो करके ये पूछ रहा है पूरा समाज से कि मेरा गलती क्या है? वाई यू हैव गिवन मी सच अ डिफिकल्ट पनिशमेंट? क्यों मेरी जिंदगी छीन करके मौत की तरफ धकेल रहे हो? कौन तुमको ये हक दिया है? क्यों कर रहे हो? ठीक है। अब आइए आगे का समझते हैं। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजुरी। और क्योंकि, देखिए फिर से आ रहा है बिकॉज, और क्योंकि मैं खुश हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो उनको लग रहा है, दे, फिर से दे का गिरद में कौन आ गए? सबसे पहले इंडिविजुअल फैमिली आ गए, पेरेंट्स आ गए, परिवार वाले, फिर आ गए आपका सोसाइटी वाले, फिर आ गए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन वाले। ठीक है। तो उनको लगता है कि दे हैव डन मी नो इंजुरी, कि उन्होंने मुझे तो कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं। इंजुरी मन यानी यहाँ नुकसान, ठीक है ना, हार्म। तो कोई नुकसान तो मुझे पहुंचाया नहीं। क्यों? क्यों उनको ये नहीं लग रहा? क्योंकि मैं तो अभी भी खुश हूं, मैं तो अभी भी नाच रहा हूं, मैं तो अभी भी गा रहा हूं। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि मैं जो खुश हूं, जो मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, कितना समय के लिए? थोड़ा बहुत जो समय, 24 घंटा में अगर मैं 1 घंटा खुश हूँ या मतलब मुस्कुरा रहा हूँ या नाचना गाना कर रहा हूँ, उसको सब देख करके अपने आप को सब टाल रहा कि चलो तब तो मैं, हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो बाकी 22 घंटा 23 घंटा जो मैं मौत का दर्द से जूझ रहा हूँ, जो मैं अकेले रो रहा हूँ, ठीक है ना, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, वो तो कोई देखने नहीं आ रहा। तो जो मैं थोड़ा सा खुश हूं, और ये खुशी मैं किस लिए हो, क्या ये खुशी, ये कितना पैराडॉक्सिकल आप सेंटेंस अब सोचिए, क्या ये खुशी मुझे उनका वजह से मिल रहा है? ये जो दे हैं, ये जो वो लोग हैं, जो लोग मुझसे मेरा बचपन छीने हैं, मेरा खुशी छीने हैं, क्या वही लोग का कोई अच्छा काम की वजह से मुझे ये 1 घंटा का हंसी और खुशी मिल रहा है? नहीं। दिस इज बिकॉज ऑफ माई ओन नेचर। देखिए, चाइल्ड जो होते हैं ना, जो बच्चे होता है ना, वो स्वभावन बहुत इनोसेंट होते हैं, ठीक है, स्वभावन बहुत वो खुश होते हैं। बाय नेचर दे आर ओनली हैप्पी, ओके, दे ट्राई टू बी हैप्पी। वो खुद ब खुद, उनको खुश होने के लिए कोई कारण का दरकार नहीं पड़ता। वो हम लोग नहीं है, एडल्ट नहीं है वो लोग बाय डिफॉल्ट दे आर हैप्पी, बाय डिफॉल्ट दे आर रिजॉइसिंग। इसलिए तो बोला जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि दे आर सो इनोसेंट, दे आर सो ओपन माइंडेड, दे आर सो हैप्पी, लविंग, केयरिंग बाय देयर नेचर। ठीक है। आप जितना भी उनका नेचर को डिप्रेस करने का कोशिश कीजिए, कितना भी उनको दबाने का, अत्याचार करने का कोशिश कीजिए, अगर उन लोग को थोड़ा सा मोमेंट भी अपना जैसा मिल जाएगा ना, तो भी अपना वही मोमेंट, वो लोग अपना नेचर का ही वही प्रकाश करेंगे, वो लोग खुश रहने का कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर हैप्पी इन बॉन्ड, अंदर से वो लोग खुश है। तो एक तो मेरा जो 1 घंटा थोड़ा का खुशी है, ये भी मेरा अपना नेचर का वजह से है, मैं खुद, मैं अपना वजह से ये खुश हो रहा हूँ। तो जो कि खुशी तुम लोगों ने दिया ही नहीं है,
वो खुशी को अपने नाम करके तुम लोग सोच रहे हो चलो 1 घंटा तो खुश है, मतलब तो कोई गलती हम लोगों ने नहीं किया। और जो तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरे ऊपर ये जो अत्याचार करा है, मेरे ऊपर जो ये मौत का साया ला के रखा है, ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये तो मेरा अपने आप से नहीं है, तो जबरदस्ती का जो चढ़ाए हो वो तो एक बार भी नहीं सोच रहे हो। तो एक तरीके से ये पूरा ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा, ठीक है, मतलब ब्लेम एक्चुअली अपोजिट ऑफ ब्लेम गेम चल रहा, मतलब किसी को दोषारोप यहाँ किया नहीं जा रहा, सब उठाया जा रहा है अपने ऊपर, अपना हाथ सब कोई उठा दे रहा है कि मेरा तो कोई गलती नहीं, चलो ये देखो खुश है मुस्कुरा रहा है, चलो चलो मतलब मैं गलती नहीं किया हूँ, मेरा तो कोई गलती नहीं है, हम लोग ने इसको कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। यहाँ पे एक छोटा सा आपका इनहेरिट मीनिंग ये भी आ जाता है कि ये वो लोग को कोई समझा रहा है, ठीक है, सब कोई लोग अपनी हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं, सोसाइटी भी सबको समझा रहा है कि अरे तो मेरा क्या करना है, अब इतना छोटा चिमनी हो गया, इसमें बड़ा कोई तो घुस ही नहीं सकते, बच्चे ही ना घुसेंगे, अब इसमें हम लोग जबरदस्ती थोड़ी कर रहे, तो नहीं तो और क्या करेंगे। अपना हिसाब से सोसाइटी जस्टिफाई कर रहा है, पेरेंट्स अपना हिसाब से कर रहे कि हाँ तो अब हम पाल तो सकते नहीं, बहुत गरीब है तो क्या करें, तो जाए, अब किसी न किसी का बच्चा तो जाएगा ही, तो सबका बच्चा जा रहा है तो हम अपने बच्चों को कितना देर ही बचा सकते हैं, पेरेंट्स अपना इस लॉजिक से अगर कर लिए। रिलीजन बोल रहा है कि नहीं है ना, सबका जो काम है वो तो करना पड़ेगा, ओके, सब कोई अपना ड्यूटी अच्छे से पालन करेंगे तो ऊपर जाके हेवन मिलेगा, ऊपर जाके खुशी मिलेगा। तो सब कोई अपना अपना थ्योरी लेकर के रेडी है, सब कोई अपना अपना लॉजिक लेकर के रेडी है खुद का पीठ बचाने के लिए, ठीक है। एंड अब देखिए, एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग who make up a heaven of a misery। बहुत कटाक्ष भरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल लाइन है, ध्यान से समझिए। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग, गॉड को वो लोग प्रेज करने गए हैं, भगवान को, डिवाइन बीइंग, ऑल माइटी, ऑमनिपोटेंट, ऑल मर्सीफुल क्रिएटर को वो लोग प्रेज करने गए हैं। और किसको प्रेज करने गए हैं? हिज प्रीस्ट, वही भगवान का जो पुजारी है, मतलब यहाँ क्लर्जी का बात किया जा रहा है, यहाँ एक्लेसियस्टिकल कम्युनिटी का बात किया जा रहा है, रिलीजियस सेक्ट का बात किया जा रहा है, पैपसी का बात किया जा रहा है कि पोप्स, बिशप्स, जो भी आपका चर्च से रिलेटेड ऑफिशियल्स है उन लोगों का बात किया जा रहा है। एंड किंग, और राजा। ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली प्रीस्ट जो मतलब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर हम लोग जाए तो प्रीस्ट और किंग दोनों को ही एक तरीके से गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते आया हुआ है बहुत दिनों से। ये मतलब किंग को तो डायरेक्टली कहा ही जाता था, माना ही जाता था कि द किंग इज हिमसेल्फ द इनकारनेशन ऑफ गॉड, कि भगवान का ही मतलब धरती में भगवान का स्वरूप है कौन? राजा। और भगवान का दूत कौन है? भगवान का एम्बेसडर कौन है? भगवान का मैसेज को हम तक पहुंचाने वाला कौन है? वो है प्रीस्ट। मतलब तो ये क्यों किया गया कि ताकि उन लोगों को कोई डिसओबे करने का साहस ना दिखाए, वो लोग को नकारे का, वो लोग का खिलाफ खड़ा होने का किसी में जुर्रत ना हो, किसी में हिम्मत ना हो, इसीलिए वो लोग ने ऐसा थ्योरी फैलाया है। तो एक्चुअली लेकिन क्या सच में ये लोग गॉड का, द ऑलमाइटी, द ऑल पावरफुल, द ऑल मर्सीफुल, द ऑल लविंग जो क्रिएटर है, जो भगवान है, वो लोगों को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये लोग किस गॉड को फॉलो कर रहे हैं? दे आर फॉलोइंग द गॉड ऑफ कंज्यूमरिज्म, द गॉड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द गॉड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द गॉड ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो गॉड इंसानियत सिखाते हैं, प्यार सिखाते हैं, केयर सिखाते हैं, एम्पथी सिखाते हैं, पीसफुली मतलब जिंदगी बिताना सिखाते हैं, उस गॉड से, उस गॉड का लवफुल मैसेज से ये लोग हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं। ओके, इसका एक इंडिकेशन आप देख सकते हैं कि जब भी गॉड का बात किया जाता हो तो उनका जो प्रोनाउन है, मतलब हिज या हिम जो भी यूज़ किया जाता है, उसमें हमेशा हमेशा एच कैपिटलाइज रहता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, गॉड एंड हिज, एच लेकिन कैपिटलाइज नहीं है। यहीं एक हिंट ब्लेक दिए है कि वो जो गॉड का बात कर रहे हैं वो लेकिन एक्चुअल गॉड नहीं है। अब बताता है तब जी को क्यों कैपिटलाइज किया गया, ये एक किस्म का एक आयरनी है। क्यों? क्योंकि जी कैपिटलाइज करके ये दर्शाया गया कि असली गॉड को जैसे सुप्रीम फिगर माना जाता है, तो ये जो नकली गॉड ऑफ कंज्यूमरिज्म है, गॉड ऑफ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, ये जो मॉडर्न लिविंग का बच्चे से अपना बचपन छीन करके, सबको शोषण करके ये जो जिंदगी बिताने का ये जो नया रिलीजियन, ये जो नया गॉड है ना, तो ये भी, इसको भी सबको अपना सुप्रीम लीडर मान लिया, सुप्रीम फिगर मान लिया है, ठीक है, एकदम सर्वे सर्वा हरता करता विधाता मान लिया है कि इसी के अनुसार सब कोई चल रहे, इससे इसका इन्फ्लुएंस से कोई बाहर निकल नहीं पा रहा।
तो दिस false god is actually deemed as supreme as the original god, इसलिए जी को कैपिटलाइज किया गया है। लेकिन उसके अंदर असली गॉड का वो प्यार, वो माया, जिसके लिए गॉड को इतना ऊपर दर्जा दिया जाता है कि वो अपने क्रिएशन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मर्सीफुल वो हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। ये झूठा गॉड है, इसलिए एज को कैपिटलाइज नहीं किया गया। एक और चीज देखने का विषय है, गॉड, प्रीस्ट एंड किंग, ये तीनों मिलकर के एक ट्रिनिटी फॉर्म कर रहे हैं, और ये एक तरीके से मॉकरी है, या मिस रिप्रेजेंटेशन है होली ट्रिनिटी का। अब होली ट्रिनिटी क्या होता है? क्रिश्चियन बिलीव्स के अनुसार जो गॉड है ना, उनका 3 स्वरूप है। ओके, देयर आर 3 मैनिफेस्टेशंस और 3 टाइप्स ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ गॉड, की 3 स्वरूप में गॉड प्रकाशित होते हैं। एक है रियल जो गॉड, द क्रिएटर, ओमनीपोटेंट, है ना। गॉड द फादर, उनको द फादर माना जाता है, फादर इन द सेंस वो सब कुछ क्रिएट किए हैं, इसलिए गॉड द फादर। फिर आता है कि क्राइस्ट द सन, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनको सन ऑफ गॉड बोला जाता है, कहीं कहीं लैम्ब ऑफ गॉड भी बोला जाता है, एग्नेस डेई बाइबल में बोला गया है। और इसी को चल करके ब्लेक ने अपना बहुत फेमस पोएम द लैम्ब भी लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये एग्नेस डे का कंसेप्ट भी लाया है, ठीक है। तो सन, जीसस क्राइस्ट द सन, ठीक है। और तीसरा है होली स्पिरिट या होली गोस्ट। ये एक्चुअली है कि चारों तरफ ये दुनिया में हर कहीं पे गॉड का जो क्रिएशन है ना, हर क्रिएशन में गॉड का वो एक फीचर समाया हुआ है, गॉड का वो लव, गॉड का वो पावर, गॉड का वो पीसफुलनेस, वो उनका हर क्रिएशन में थोड़ा थोड़ा उनका छाप दिखता है, हर चीज़ में वो खुद समाये हुए हैं। तो ये है होली स्पिरिट। एक तरीके से इसको हम लोग अपना कॉन्शियस के साथ भी तुलना कर सकते हैं कि हर कोई में गॉड अपना अस्तित्व रखते हैं, हर बीइंग में, हर लिविंग बीइंग में, हर नॉन लिविंग थिंग में, ठीक है। हर कोई का मन में, दिल में, ठीक अपने विवेक का थ्रू, अपना कॉन्शियस का थ्रू गॉड अपना अस्तित्व समझाते हैं, गॉड पहुंच जाते हैं। तो ये होली स्पिरिट है, ठीक है। तो होली स्पिरिट, क्राइस्ट द सन और गॉड द फादर, तीनों मिलाकर के होली ट्रिनिटी। तो ये होली ट्रिनिटी जहाँ पे बहुत सेक्रेड माना जाता है, बहुत लाइफ गिविंग माना जाता है, बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है, वहीं पे उसका अपोजिट खड़ा हुआ है, ये कहा जाए तो आपका हेल वाला ट्रिनिटी, ठीक है। गॉड, प्रीस्ट एंड किंग, जो तीनों मिल करके समाज को खोखला कर दे रहे हैं, बच्चों से अपना बचपन छीन रहे हैं, और सचमुच का जो गॉड और उनका मैसेज ऑफ लव है ना, उसका धज्जिया उड़ा रहे हैं, ठीक है। हु मेक अप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी। और ये तीनों मिलकर के ये नकली होली ट्रिनिटी, एक्चुअली अनहोली ट्रिनिटी है, हेल लाइक ट्रिनिटी, इन्फर्नल ट्रिनिटी, मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक स्वर्ग बना रहे हैं, झूठा स्वर्ग। किसका? हम लोगों का दुख का। हम लोगों का दुख यानी चिमनी स्वीपर्स का दुख। जो बच्चे हैं, बेकसूर बच्चे हैं, ठीक है, उनका बचपन छीन करके, उनका खुशी छीन करके, उनको मौत के मुंह में धकेल करके, उनका मिजरी के ऊपर, उनका दुर्दशा का ऊपर, दुर्दशा से ऊपर भित्ति करके ही अपना हेवन बना रहे। तो ये हेवन क्या दर्शाता है? दिस हेवन इज हेवन ऑफ मटीरियलिज्म, दिस हेवन इज हेवन ऑफ material advancement. Okay, this heaven is the heaven of technological and industrialized growth. ठीक है, पैसा है इसमें, ऐशो आराम है, लेकिन ये हेवन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। दिस इज अ काउंटरफिट हेवन। लेकिन मुश्किल का बात है, दुख का बात है कि यही जो छोटा हेवन है ना, वही हेवन की तरफ सब कोई खींचा चला जा रहा, खींचा चला जा रहा, चाहे ऑर्गेनाइज रिलीजियन हो, चाहे सोसाइटी हो। यहाँ तक कि दुख का बात है कि पारिवारिक परिवार हो, पेरेंट हो, वो सब का आंख में एक पट्टी पड़ा दिया है इस झूठा गॉड ने, अपना झूठा ट्रिनिटी का साथ। ठीक है, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको पोएम अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने बाकी हैं, वो लोग आएंगे। और अगर आपको भी कुछ आपका एग्जाम में कोई पॉइंट में आपको हेल्प चाहिए, कोई भी टेक्स्ट, पोएम, थ्योरी, कुछ भी बारे आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।